सोचो जरा, एक कंट्री जहां आधी पॉपुलेशन एक लैंग्वेज बोलती है और बाकी आधी कोई दूसरी, और इन दोनों ग्रुप्स में बिल्कुल नहीं बनती, तो क्या होगा? हमेशा लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, या फिर क्या कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला हो सकता है जो इन सबको एक साथ जोड़े रखें? आज हम उसी सीक्रेट फॉर्मूला को क्रैक करने वाले हैं। और पता है उस फॉर्मूला का नाम क्या है? फेडरलिज्म। हाँ, ये एक ऐसा पावरफुल आइडिया है जिसने दुनिया के कुछ सबसे डाइवर्स देशों को टूटने से बचाया है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। देखो, इस फॉर्मूला को अच्छे से समझने के लिए ना सबसे बेस्ट तरीका है दो रियल लाइफ स्टोरीज को देखना। हम दो देशों की तरफ ट्रैवल करेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका। दोनों के पास डाइवर्सिटी की सेम प्रॉब्लम थी, लेकिन एक ने फॉर्मूला सही से यूज किया और दूसरे ने एक बड़ी गलती कर दी। चलो देखते हैं इनकी कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले चलते हैं यूरोप के एक छोटे से देश बेल्जियम। पता है, साइज में ये हमारे हरियाणा स्टेट से भी छोटा है, पर यहाँ की प्रॉब्लम काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी। कंट्री दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड थी। नॉर्थ में था फ्लेमिश रीजन, जहाँ लोग डच बोलते थे, और साउथ में था वलोनिया रीजन, जहाँ फ्रेंच बोली जाती थी। अब जरा नंबर्स पे ध्यान दो। ओवरऑल कंट्री में 59% लोग डच बोलते थे, तो साफ साफ मेजॉरिटी डच स्पीकर्स की थी, और सिर्फ 40% फ्रेंच बोलते थे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकर्स थे ना, वो ज्यादा रिच और पावरफुल थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फायदा डच स्पीकर्स से काफी पहले मिल गया था। तो इससे टेंशन तो बढ़नी ही थी, राइट? और कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है। ये ट्विस्ट था कैपिटल सिटी ब्रसल्स में। यहां सीन बिल्कुल उल्टा था। ब्रसल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते थे। मतलब जो लोग पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में थे, वो अपनी ही कैपिटल में आके माइनॉरिटी बन जाते थे। आप इमेजिन कर सकते हो, ये सिचुएशन एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसी थी। ओके, अब बेल्जियम की स्टोरी को यहां थोड़ा पॉज करते हैं और चलते हैं हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका। यहां भी बेल्जियम जैसी ही सिचुएशन थी, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग। लेकिन श्रीलंका ने जो रास्ता चुना वो बेल्जियम से बिल्कुल ऑपोजिट था। यहाँ की डेमोग्राफिक्स देखो। 74% लोग सिन्हाला स्पीकर्स थे। ये एक बहुत बड़ी क्लियर मेजॉरिटी थी। और सिर्फ 18% थे तमिल स्पीकर्स। तो यहाँ पावर का बैलेंस क्लियरली सिन्हाला कम्युनिटी के फेवर में झुका हुआ था। तो श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद सिन्हाला लीडर्स ने अपनी मेजॉरिटी का फायदा उठाया। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। जब मेजॉरिटी कम्युनिटी देश पर अपने तरीके से रूल करना चाहे, माइनॉरिटी की विशेष को बिल्कुल इग्नोर करके। 1956 में उन्होंने सिन्हाला ओनली एक्ट पास कर दिया, जिससे सिर्फ सिन्हाला ही ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी पोजीशंस में भी सिन्हाला एप्लीकेंट्स को प्रेफरेंस मिलने लगी। इसका नतीजा क्या हुआ? ऑब्वियसली तमिल कम्युनिटी को फील हुआ कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उन्हें अलग किया जा रहा है। दोनों कम्युनिटीज़ के बीच जो डिस्ट्रस्ट था वो बढ़ता गया, और जल्द ही इसने एक भयानक सिविल वॉर का रूप ले लिया। एक ऐसी आग जिसने देश को सालों तक जलाया और हजारों लोगों की जान ले ली। सो ट्रेजिक। अब वापस बेल्जियम चलते हैं। उन्होंने श्रीलंका वाला रास्ता नहीं चुना। उन्होंने डोमिनेशन यानी दबाव की जगह अकोमोडेशन को चुना, यानी मिलजुल कर रहने को। उनके लीडर्स ने यह समझा कि देश की यूनिटी तभी बचेगी जब हर कम्युनिटी को लगे कि ये देश उनका भी है। उन्होंने अपनी डाइवर्सिटी को एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक रियलिटी माना जिसे मैनेज करना जरूरी था। और उनकी इस समझदारी का नतीजा देखो। उन्होंने एक ऐसा पावर शेयरिंग मॉडल बनाया जिससे सब खुश थे। इतना सक्सेसफुल मॉडल कि आज ब्रसल्स सिर्फ बेल्जियम की ही नहीं, पूरे यूरोपियन यूनियन की कैपिटल है। एक ऐसी जगह जहां अलग अलग देश मिलकर काम करते हैं। यह है अकोमोडेशन की पावर। तो बेल्जियम ने आखिर ऐसा किया क्या? उन्होंने आजमाया द यूनिटी फॉर्मूला, जिसका ऑफिशियल नाम है फेडरलिज्म यानी संघवाद। यही वो पॉलिटिकल सीक्रेट सॉस है जिसे यूज करके अलग अलग ग्रुप्स को एक साथ लाया जा सकता है। तो आखिर ये फेडरलिज्म है क्या? सिंपली पुट, ये गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर एक जगह अहम सेंटर्ड नहीं होती, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच डिवाइड कर दी जाती है। दोनों अपने अपने एरिया में आजाद होकर काम करते हैं, एक दूसरे के अंडर नहीं बल्कि पार्टनर्स की तरह। इससे डिफरेंस और क्लियर हो जाएगा। देखो, एक तरफ है यूनिटरी सिस्टम जैसा श्रीलंका ने अपनाया, यहां सारी इंपॉर्टेंट पावर्स एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती हैं। बट दूसरी तरफ है फेडरल सिस्टम जैसा इंडिया या बेल्जियम में है। यहां पावर्स क्लियर कट डिवाइड होती हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच। ओके, सो व्हाई डज दिस ऑल मैटर टू यू एंड मी? आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सब तो पॉलिटिक्स की बातें हैं, पर फेडरलिज्म हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। कभी सोचा है आपके स्कूल का बोर्ड सीबीएसई भी हो सकता है और स्टेट बोर्ड भी, क्योंकि एजुकेशन सेंटर और स्टेट दोनों का सब्जेक्ट है।
हर स्टेट की पुलिस की यूनिफॉर्म अलग क्यों होती है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। लेकिन पूरे देश में करेंसी एक ही रुपी क्यों चलती है? क्योंकि करेंसी सेंटर का सब्जेक्ट है। यही तो है फेडरलिज्म इन एक्शन। तो अब जब हमने फेडरलिज्म का मतलब समझ लिया है, चलो इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। आखिर वो क्या चीजें हैं जो किसी भी सिस्टम को ट्रूली फेडरल बनाती हैं? ये हैं फेडरलिज्म के 5 मेन पिलर्स। नंबर 1, 2 या उससे ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 2, हर लेवल का अपना जुरिस्डिक्शन यानी अधिकारक क्षेत्र, मतलब साफ साफ लिखा होता है कि कौन क्या काम करेगा। नंबर 3, इस डिवीजन ऑफ पावर की गारंटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जब मन किया स्टेट से उसकी पावर छीन ली, नो वे। नंबर 4, अगर सेंटर और स्टेट में झगड़ा हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर की तरफ फैसला सुनाता है। और नंबर 5, हर गवर्नमेंट के पास पैसे के अपने सोर्सेस होते हैं ताकि वो फाइनेंशियली एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहें। इस जुरिस्डिक्शन वाले पॉइंट को समझने का एक बहुत सिंपल तरीका है। इमेजिन करो एक अपार्टमेंट सोसाइटी की जो मैनेजिंग कमेटी है, उसे समझो सेंट्रल गवर्नमेंट। वो पूरी बिल्डिंग के लिए कॉमन रूल्स बनाती हैं, जैसे पार्किंग कहाँ होगी, सिक्योरिटी, लिफ्ट मेंटेनेंस। लेकिन आप अपने फ्लैट के अंदर यानी स्टेट गवर्नमेंट कौन सी दीवार पर कौन सा रंग करवाएंगे, ये पूरी तरह आपका डिसीजन है। सोसाइटी आपसे ये नहीं कह सकती। यही है सेपरेट जुरिस्डिक्शन। चलो अब आपकी बारी। पॉज एंड थिंक। अपनी स्कूल क्रिकेट टीम के बारे में सोचो। कैप्टन को समझो सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी प्लेयर्स को स्टेट्स। पावर कैसे शेयर होती है? फील्डिंग कौन सेट करता है? बैटिंग ऑर्डर कौन डिसाइड करता है? क्या सारे डिसीजंस सिर्फ कैप्टन लेता है या बाकी प्लेयर्स का भी इनपुट होता है? कमेंट्स में जरूर बताओ। फेडरलिज्म का आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर हर देश इस तक एक ही रास्ते से नहीं पहुंचता। फेडरेशंस बनाने के 2 मेन राउट्स होते हैं। पहला रूट है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसको ऐसे समझो जैसे अलग अलग मोहल्ले के कुछ दोस्त मिलकर एक रॉक बैंड बनाते हैं। सब बराबर हैं, सब मिलकर रूल्स बनाते हैं। यहाँ इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपनी मर्जी से एक साथ आकर एक बड़ा देश बनाते हैं, जैसे यूएसए या ऑस्ट्रेलिया। इसमें स्टेट्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और दूसरा रूट है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये एक बड़े परिवार जैसा है, जहाँ पेरेंट्स यानी सेंट्रल गवर्नमेंट घर को जोड़े रखने के लिए बच्चों यानी स्टेट्स को थोड़ी थोड़ी आज़ादी और जिम्मेदारी दे देते हैं। यहाँ एक बड़ा देश अपनी यूनिटी के लिए पावर को स्टेट्स में डिवाइड करता है, जैसे इंडिया या स्पेन। इसमें सेंटर थोड़ा ज़्यादा पावरफुल रहता है। इस मैप पर देखो, ये दोनों रूट्स एक्शन में। एक तरफ यूएसए और ऑस्ट्रेलिया कमिंग टुगेदर का परफेक्ट एग्जाम्पल, और दूसरी तरफ इंडिया और स्पेन होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल। देखा, रास्ते अलग हो सकते हैं पर मंजिल एक ही है, यूनिटी। तो इससे हमने क्या सीखा? द क्रूशियल पॉइंट इज फेडरलिज्म कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। ये एक बहुत फ्लेक्सिबल आइडिया है, एक टूल है जिसे हर देश अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकता है। बेल्जियम ने अपने लिए एक अलग मॉडल बनाया, इंडिया का मॉडल अलग है। मेन मकसद बस एक ही है, देश की अलग अलग आवाजों को एक साथ एक सुर में लाना। और जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। पावर को शेयर करना, चाहे वो फैमिली में हो, दोस्ती में हो या एक देश में, ये उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है या उसकी सबसे बड़ी कमजोरी?